अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका खैर मकदम है सोशल मीडिया पे। मैं हूं शबीना खान। जी हाँ, आज जो न्यूज़ सच न्यूज़ चैनल्स पे नहीं दिखता है वो आपको सोशल मीडिया दिखाता है, और सोशल मीडिया पे हम जैसे समाज सेवी लोग आपको सच से रूबरू कराते हैं। जो पेड मीडिया होता है वो आपको नहीं दिखाता है। जी हाँ, क्या इस देश में IAS बनना गलत है, गुनाह है, जुर्म है? क्या इस देश में ज़्यादा पढ़ाई कर लेना गुनाह है? क्या इस देश में नंबर 1 टॉप की यूनिवर्सिटी से छात्रों का पास होना गुनाह है, या पास होकर ऊंचे ओहदे पर जाकर एक अफसर बनना, पुलिस ऑफिसर बनना और जज बनना, लॉयर बनना, या ये सब बनना एक अपराध है? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज का सोशल मीडिया पर ट्वीट के ज़रिए फेमस हो रहे हैं, अपने TRP के लिए फेमस हो रहे हैं, एक सुदर्शन न्यूज़ चैनल के एडिटर इन चीफ डायरेक्टर सुरेश चौहान के ने ट्विटर के ज़रिए सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के बारे में इतनी गलत टिप्पणी किया है कि उसको बताना भी मैं सही नहीं समझती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सुरेश चौहान के, जो कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर हैं, उन्होंने जामिया मिलिया के छात्रों के लिए क्या बोला है। ट्वीट के जरिए चर्चा में रहे सुरेश चौहान के ने बोला है, घुसपैठ पर बड़ा खुलासा। आखिर अचानक मुसलमान IPS IAS में कैसे बढ़ गए? सबसे कठिन परीक्षा में सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा संख्या में पास होने का क्या है राज? सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिलाधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा? लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कार्यपालिका पर कब्जे का पर्दाफाश। कि सुरेश चौहान ने अपने एक शो का ट्रेलर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि शो के माध्यम से 26 अगस्त 2020 को #UPSC जिहाद के साथ सिविल सेवाओं में मुसलमानों की घुसपैठ का पर्दाफाश किया गया था। जामिया से UPSC क्लियर करने वाले छात्रों को जामिया के जिहादी बता रहे हैं सुरेश चौहान के। अरे सुरेश चौहान के साहब, अगर आप पढ़े लिखे होते तो शायद आप जामिया यानी कि दुनिया के नंबर 1, देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी के छात्रों पर इस तरह से उंगली नहीं उठाते। मैं आपको बताती हूँ कौन है सुरेश चौहान के, क्यों चर्चा में बने रहते हैं, क्यों है, कौन है ये, कहाँ से आए हैं और आए क्यों हैं यहाँ पे, इनकी ज़रूरत किसको है। मैं आपको बताती कौन है। सुरेश चौहान के एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम है सुदर्शन न्यूज़, ये हमेशा TRP पे आने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रयत्न करते रहते हैं, क्योंकि पेड मीडिया जो आजकल इस लॉकडाउन में, इस महामारी में बड़ी मुश्किल से चल रही है, तो इनका छोटा मोटा चैनल चलने के लिए तो कुछ तो TRP चाहिए। तो TRP इनको मिलती है मुसलमानों से, यानी कि मुसलमानों को गलत बोलो, मुसलमानों को गाली दो और मीडिया पे छा जाओ और अपनी TRP बढ़ाओ और चैनल चलाओ। मतलब ये वाली इनकी जो राजनीति, ये वाली जो इनकी घटिया जो सोच है, घटिया जो इनका काम है, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में इस तरीके से रहता है। इनका न्यूज़ चैनल है सुदर्शन न्यूज़, ये हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, हमेशा नफ़रत की बातें करते हैं, हमेशा मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, टारगेट करते हैं, मुसलमानों को गलत बोलते हैं, और ये TRP में बने रहते हैं। इनका काम है TRP पे बने रहना, ठीक है ना। इन्होंने, कौन है सुरेश चौहान के, इन्होंने अपना न्यूज़ चैनल शुरू किया था पहले कहीं और पुणे में शुरू किया था, उसके बाद इन्होंने नोएडा शिफ्ट कर लिया, ठीक है ना। इनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। ये जो दूसरों पर उंगली उठाते हैं, इनको ये समझ में नहीं आता है कि 3 उंगलियां इनकी तरफ भी उठी हुई होती हैं। सुरेश चौहान के पर पहला आरोप ये है कि यूपी के संभल इलाके में, संभल स्टेट में इन्होंने कुछ गलत टिप्पणी करके माहौल ख़राब करने का प्रयत्न किया था, नफ़रत फैलाने का, यानी कि मुस्लिम समुदायों को बहुत गलत बोला था। इसके खिलाफ इन पे FIR दर्ज किया गया था और इनको अरेस्ट किया गया था। लखनऊ एयरपोर्ट पर ही इनको जाने नहीं दिया गया था, संभल में, यूपी में। पहला आरोप इन पर यह था कि इनको अरेस्ट किया गया वहाँ पर, क्योंकि इन्होंने मुस्लिमों को खिलाफ बोलकर और वहाँ पर इन्होंने नफ़रत फैलाई और 2 समुदायों के बीच में दंगा भड़काने का काम किया था, पहला। दूसरा आरोप ये है कि ये सुरेश चौहान के एक बलात्कारी हैं। इनके
सुरेश चौहान के ऑफिस में सुदर्शन न्यूज़ में काम करने वाली एक महिला ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि 6 साल से तकरीबन ये उसके साथ यौन शोषण करते रहे हैं। सुरेश चौहान के साहब जो आजकल मीडिया में छाए हुए हैं, इनके बारे में सुन लीजिए ये कौन है। ये एक बलात्कारी है। एक महिला ने, इन्हीं के ऑफिस में काम करने वाली महिला ने आरोप लगाया कि ये एक बलात्कारी है, इन्होंने इनके साथ बलात्कार किया, यौन शोषण किया और करते आ रहे हैं तकरीबन 6 साल से। उसके खिलाफ इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर दर्ज की गई है तो उसमें भी इसका केस चल रहा है। तो ये बलात्कारी आज बताएगा कि कौन जिहादी है कौन जिहादी नहीं है, और जामिया यूनिवर्सिटी पे इल्ज़ाम लगाने वाला ये सबसे बड़ा घटिया इंसान है जिसकी मैं बता नहीं सकती इसके बारे में कि कितना गंदा इंसान है ये। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, मैं कैसे जानती हूँ सुरेश चौहान को। सुरेश चौहान के जो न्यूज़ चैनल डिबेट करते हैं, कई बार मुझे बुलाया गया एज एन सामाजिक कार्यकर्ता। मैं कई बार इनके न्यूज़ चैनल पर गई, वहाँ पर सोची समझी साजिश की जाती है, सोची समझी बातें की जाती हैं। वहाँ पर विरोधियों को बिठाया जाता है और हम लोगों की आवाज़ नीची कर दी जाती है, आवाज़ कम कर दी जाती है कि अगर हम सफाई दें, अपने किसी भी चीज़ के लिए बोलें तो वो हमारी आवाज़ दूसरों तक जल्दी ना पहुँचे। तो इन लोगों ने जो पब्लिक बिठाई हुई होती है वो भी इनकी अपनी होती है कि इनके कहने पर तालियां बजनी चाहिए, और अगर हम कुछ बोलते हैं तो उस पर हम लोग को हमेशा ब्लेम होना चाहिए। तो इस तरीके से तो ये काम करते हैं, ठीक है ना। अपनी पब्लिसिटी को चमकाने के लिए इस तरीके का काम करते हैं। इनका ऑफिस है इनका जो केबिन है, केबिन के जस्ट पीछे एक बेडरूम है जहाँ पर ये आराम करते हैं। इनका कहना है कि वो आराम करने का कमरा है, वो हमने इनका पूरा ऑफिस देखा उस तरीके का। लेकिन एक तरह संदेह भी पैदा होता है कि भाई कौन से ऑफिस में इंसान इतना बड़ा अपना बेडरूम रखता है जिसमें डबल बेड हो, फ्रिज हो, अलमारी हो, उसमें कपड़े भरे हों, जिसमें महिलाओं के भी कपड़े हों और सब कपड़े हों। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि क्या मसला है। तो मसला बिल्कुल साफ़ है। मसला ये है कि अपने ऑफिस में बेडरूम रखने का क्या मतलब है, ठीक है ना। टीआरपी एक ये सुरेश चौहान के जो पहले किसी न्यूज़पेपर में एक रिपोर्टर का काम करता था, जो रिपोर्टिंग करता था, वो भी परमानेंट नहीं था। आरएसएस के बारे में इसने लिखना शुरू किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ इसने बोलना शुरू किया, फिर इसकी वो नौकरी परमानेंट हो गई। यानी कि एक छोटे से रिपोर्टर से लेके एक बड़े मीडिया हाउस तैयार करने के पीछे किसका हाथ है, कौन सपोर्ट कर रहा है ऐसे लोगों को नफ़रत फैलाने के लिए, ऐसे लोगों को पीछे से कौन सपोर्ट करता है। ये बंदा बताता है कि 3 साल की उम्र से इसने आरएसएस ज्वाइन कर ली थी। ये आरएसएस के विचारधाराओं पे चलता है, आरएसएस जो कहती है वो ये करता है। तो क्या आरएसएस नफ़रत फैलाने का काम करती है? यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि भारत एक सक्षम, आत्मनिर्भर देश बनना चाहिए, शिक्षित देश बनना चाहिए। प्रधानमंत्री क्या, मुख्यमंत्री भी कहते हैं दिल्ली के, अरविंद केजरीवाल का भी ये कहना है कि हमें शिक्षा पे ध्यान देना है, हमें शिक्षित लोगों को बनाना है। हाँ, दूसरे देशों से ज़्यादा हमें शिक्षा पे ध्यान देना है। आज की डेट में जो आपकी जी और नीट की जो परीक्षा हो रही है, एक भी एकेडमिक ईयर ज़ाया ना जाए, इसलिए परीक्षा की जा रही है इस कोरोना में भी। तो समझिए शिक्षा को कितना महत्व दिया जाता है। तो क्या ये सुरेश चौहान के प्रधानमंत्री की बातों की अवहेलना कर रहे हैं? उनका ये कहना है कि शिक्षा में जिहादी पैदा हो रहे हैं, यानी कि ज़्यादातर मुसलमानों का अमला दखला है। ज़्यादातर मुसलमान क्यों यूपीएससी परीक्षा पास करके और हमारे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हैं? कहीं ये ऐसा जिहाद तो नहीं कि मुसलमान सारे एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथों में ले रहे हैं? वाह भाई वाह, सोचने वाली बात है। इतनी गंदी सोच लाते कहाँ से हो, कहाँ से पैदा करते हो इतनी गंदी सोच? मुसलमान कमा नहीं सकता, मुसलमान अच्छे ओहदे पे नहीं जा सकता, मुसलमान पढ़ नहीं सकता, मुसलमान बिजनेस नहीं कर सकता, मुसलमान क्या करें, मर जाए इस देश में? मतलब ये कहना है। मुसलमान अगर पढ़ने के लिए आगे बढ़ता है उसको पढ़ने नहीं दिया जाता है, मुसलमान कुछ करना चाहता है उसको कुछ करने नहीं दिया जाता है। बड़ी मुश्किल से तो उसकी एंट्री होती है किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस हो या कोई भी अच्छे गवर्नमेंट में हो या किसी भी चीज़ में, मुश्किल से होता है सब कुछ। सब जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है।
क्यों? अब मुसलमानों की क्या जिहादी हो गई इसमें पढ़ाई में, एजुकेशन में क्या जिहाद हो गया भाई? कौन होते हो आप ये बोलने वाले? अब जामिया जैसे इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी पे इल्ज़ाम लगाने वाला एक 2% का इंसान जो खुद इतनी गंदी सोच लेके पैदा हुआ है, जिसको ये नहीं पता कि एजुकेशन को कहते हैं कि एजुकेशन सर्वप्रथम होता है, तो बंदा जो खुद पढ़ा लिखा नहीं है वो क्या बताएगा कि एजुकेशन क्या होता है? आप नरेंद्र मोदी की बातों की, यानी कि ये सुरेश चौहान के नरेंद्र मोदी जी की बातों की अवहेलना कर रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं शिक्षा को सबसे पहले सर्वप्रथम स्थान दिया जाए, शिक्षा सबसे, हमारा देश शिक्षित होनी चाहिए। तो क्या इसका ये मतलब है कि नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं? क्या इसका ये मतलब है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं कि शिक्षा नहीं देनी चाहिए? जामिया में जो छात्र पढ़ रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं और आईएएस ऑफिसर अच्छे ओहदे पर अगर कुछ बन रहे हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि शिक्षा नहीं लेनी चाहिए? उनको पंचर बनाना चाहिए, उनको मतलब जूते साफ करने चाहिए? क्या मतलब है? किस नफ़रत की तरफ इस देश को ढकेला जा रहा है? किस नफ़रत के लिए इस देश को ढकेला जा रहा है? ये सुरेश चौहान के जैसे 2% के इंसान आज आए हैं बोलने के लिए, जो बलात्कारी है, जो देवी जैसी बेटियों की जो पूजा करते हैं लोग, उसको नहीं छोड़ता है, अपने ऑफिस में बलात्कार करता है, उसको 6 साल से एक लड़की के साथ बलात्कार करता रहा ये, और ये आज बोल रहा है कि जामिया में जिहादी पैदा हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मैं एक बात और आपको बता दूं, ये 4 शादियां करने पे ये जो विरोध करने वाला आदमी है सुरेश चौहान के, ये जो 3 तलाक में बोलने वाला, जो मुस्लिम बहनों की बहुत ज़्यादा 3 तलाक का विरोधी है, जो ये कि 3 तलाक एक साथ नहीं होना चाहिए और ये है वो, जो सब मुद्दे उठाने वाला आदमी है, आपको पता है इसने एक तो लीगल शादी कर रखी है, 3 औरतें वैसे भी रख रखी हैं इसने। 3 औरतों को शादी तो कर नहीं सकता क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से शादी हो नहीं सकता, मुस्लिम होता तो शायद कर भी लेता बाई चांस, बट क्या करें, बदकिस्मती से ये मुस्लिम है नहीं, तो इसने 3 औरतें अलग से रख रखी हैं, एज एन कीप आप कह सकते हो, ठीक है? उनका खर्चा उठाता है, उनको अलग घर दे रखा है और एक लीगल वाइफ है। यानी कि ये इंसान बोलने का काबिल है नहीं, जो औरतों को अपनी हवस का शिकार बनाता है और 6 साल से एक औरत का, अपने ऑफिस में काम करने वाली लड़की के साथ इसने बलात्कार किया और इसका केस भी चल रहा है और केस भी दर्ज हुआ, FIR भी दर्ज हुआ, वो चल रहा है। तो ये इंसान जो बेटियों की इज्जत नहीं करता, वो दूसरों की क्या इज्जत करेगा? और मुझे लगता है कि ये जो RSS शाखा से जुड़े हुए ये जो लोग हैं, मुझे लगता है कि RSS को ऐसे लोगों को बिल्कुल निष्कासित करना चाहिए जो बलात्कारी हों, जिनके ऊपर आरोप हो, जिनके ऊपर दंगा करने के आरोप हों। तो अगर देश को सही बनाना है, स्वच्छ बनाना है, तो सफाई अभियान यहीं से शुरू करें आप, कि जितने भी बलात्कारी लोग जुड़े हुए हैं RSS शाखा से, ये BJP शाखा से, उनको स्वच्छता अभियान के तहत बाहर निकाला जाए। वो बेटी भी हिंदू है जिसके साथ इसने बलात्कार किया, वो बेटी भी हिंदू है जिसके साथ इसने बलात्कार किया। अरे ऐसे बलात्कारी को क्यों RSS शाखा में या BJP में क्यों एंट्री मिल गई है? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा गलत है? या तो नारा मत दीजिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का, इस बलात्कारी को बाहर निकालिए। जामिया के जिहादी ये कह रहा है, अरे आप जानते हो जामिया के जो छात्र हैं उनकी कितनी इज्जत है, जामिया के छात्र के बाहर भी कितनी इज्जत है। जामिया ने नंबर 1 रैंक टॉप किया है, आप जानते होंगे। इस यूनिवर्सिटी पे इल्ज़ाम लगाने वाला ये 2% का आदमी जो बलात्कारी है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ TRP पे आने के लिए इस तरह के कारनामे ये कर रहा है, जो हम इसको बिल्कुल भी कामयाब होने नहीं देंगे। इसके खिलाफ FIR दर्ज कराऊंगी मैं अपने नियर बाई थाने में, और आप लोग भी इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाइए, क्योंकि गलत बोलने वालों के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है और हम उठाएंगे आवाज़। ऐसे इंसान को माफ़ नहीं किया जाना चाहिए। और मैं अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखूंगी कि शिक्षा में भी जिहाद पैदा करने वाला ये इंसान, इसके खिलाफ FIR दर्ज हो और इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आगे ये कोई भी नफ़रत की ऐसी बात ना करे कि हिंदू मुसलमान में कोई दंगे की बात हो, या किसी भी हमारे एजुकेशन को लेकर शिक्षा में भी किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।
अगर सुरेश चौहान के जैसे बंदे इस दुनिया में और हमारे देश में हैं और नफरत पैदा कर रहे हैं, तो कभी ये भारत सोने की चिड़िया नहीं और हिंदू मुस्लिम में कभी एकता नहीं होगी अगर ये जैसे लोग अपनी टीआरपी के लिए इस तरह की वाहियात और गलत हरकत करते रहेंगे। फिलहाल इतने ही खुलासा है, बाकी और जितनी भी जानकारी होगी मैं आपको देती रहूंगी और आती रहूंगी। आवाज़ उठाना हमारा फर्ज है। बनाइए वीडियो और डालिए सुरेश चौहान के खिलाफ और करवाइए FIR इसके खिलाफ दर्ज। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, सत्यमेव जयते।